नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी कॉमर्स का पेपर 2021 इसको डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम में। पहला क्वेश्चन है, अनआर्जित आय को माना जाता है। तो आप इसमें रोक करके पॉज करके अपने ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, कौन सा सही है अपने आप चेक कर सकते हैं अपने लेवल। लेकिन मैं इसमें जो सही ऑप्शन है उसको बताऊंगा और उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो अनार्जित आय जो होती है वो होती है एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी यानी कि दायित्व। अनार्जित आय होती है अगर हमें कोई कहीं से ऐसी आय प्राप्त हुई है जो अभी अर्जित नहीं हुई है, यानी कि अनर्जित है। वो अर्जित नहीं होने का मतलब है कि हमने अभी उसको कमाया नहीं है, मतलब हमने जो आमदनी प्राप्त हुई है उसके बदले में हमें जो सेवा देनी थी या कोई सामान देना था वो अभी हमने दिया नहीं है। तो एक तरह से हमारे पास ये एडवांस आ गया है किसी पार्टी से, तो हम पे एक ड्यू बन गया है। जब तक हम वो सामान उसको दे नहीं देंगे जिसके लिए एडवांस आया है, ये केवल अनार्जित आय है तब तक हमारे लिए। जैसे हमें किसी का काम करना था, उसने हमें कमीशन एडवांस में दे दिया, तो जो कमीशन हमारे पास आ गया है अभी इसके बदले में काम करना बाकी है। जब तक हम वो काम कर नहीं देंगे तब तक ये हमारे लिए लायबिलिटी बना रहेगा, दायित्व बना रहेगा। सही जवाब बी। नेक्स्ट, क्रमबद्ध समंकमाला के केंद्रीय मूल्य को कहा जाता है। क्रमबद्ध समंकमाला कोई ऐसी समंकों की सीरीज है, डाटा की सीरीज है जो क्रम से है, या तो चढ़ते क्रम में हो या उतरते क्रम में हो, और उसमें जो केंद्रीय मूल्य है उसको क्या कहा जाता है। तो जो औसत होते हैं सांख्यिकी में, उसमें ये एक औसत का प्रकार होता है, और ये जो इसका जवाब है वो है ऑप्शन सी, मध्यका। मध्यका होती है कि जब हमारे पास कोई पूरी सीरीज हो और उसको हम उतरते या चढ़ते क्रम में रख दें, तो उसके बाद देखेंगे जो इसमें से मिड वैल्यू होती है, जो मिड वैल्यू होती है उसको मध्यका कहा जाता है। नेक्स्ट, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है। तो किराया क्रय पद्धति क्या होती है, इसमें आप चेक कर रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बाद हम सही को बताएंगे और डिस्कस करेंगे। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भुगतान ना हुए रोकड़ के शेष पर। मतलब किराया क्रय पद्धति एक उधार खरीदने का तरीका होता है जिसमें हम कोई सामान उधार खरीदते हैं। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो इस तरह का एक एग्रीमेंट बनता है खरीदने और बेचने वाले के बीच में कि जो खरीदने वाला है वो किस्त जमा करता रहेगा बेचने वाले के पास। अगर बीच में किस्त बंद हो जाती है तो जो बेचने वाला है वो उस संपत्ति को वापस ले लेगा, और जो सामान खरीदा गया था खरीदने वाले के द्वारा उस पे आज तक जितना पैसा जमा हो चुका है उसको किराया मान लिया जाएगा। खरीदार को कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, संपत्ति बेचने वाले के पास पहुंच जाएगी। इसीलिए इसको किराया क्रय पद्धति कहते हैं। जब तक खरीदार पूरी पेमेंट नहीं करता है तब तक केवल वो एक किराएदार की तरह होता है, किराया देता रहता है। जब ये सारी किस्तें चुका देता है तब ये वस्तु उसकी हो जाती है, खरीदार की हो जाती है। तो इसमें जो ब्याज की गणना की जाती है वो जो पेमेंट अनपेड रह जाती है उस पे कैलकुलेशन होती है ब्याज की, यानी कि जितना पैसा किस्तों में जाता रहता है मूलधन वो घटता चला जाता है मूल अमाउंट में से, ओरिजिनल अमाउंट में से, और बची हुई जो अमाउंट रहती है उस पे ब्याज लगता रहता है। नेक्स्ट, मूल्य निर्धारण रणनीतियों में शामिल है। मूल्य निर्धारण, किसी वस्तु की कीमत का जब निर्धारण होता है तो उसकी कुछ रणनीति होती है। इसमें पूछा है कि कौन कौन सी निर्धारण की रणनीति है मूल्य निर्धारित करने की। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ये सभी मूल्य निर्धारण की नीतियां हैं। बेहद कम मूल्य निर्धारण, कम मूल्य रखा जाता है। मूल्य तय करना, यानी कि मूल्य एकदम फिक्स कर देते हैं, उसी पे बेचते रहते हैं हमेशा। भ्रामक मूल्य, ऐसा मूल्य रखते हैं कि लोगों को भ्रम में रखा जाता है। नेक्स्ट,
कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अंशों के आवेदन के लिए न्यूनतम आवेदन राशि है अंशों के अंकित मूल्य का। यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान इस बारे में क्या कहते हैं कि जब लोग अंशों के लिए आवेदन करेंगे तो कम से कम कितनी राशि आवेदन के साथ देनी होगी अंशों के अंकित मूल्य की। अंशों का जो अंकित मूल्य है कम से कम उसकी कितनी राशि देनी ही पड़ेगी आवेदन करने के लिए, यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन बोर्ड ने माना है वो माना है डी 25%। हालांकि इसको लेकर के थोड़ा सा मतभेद बना रहता है हमेशा, कई जगह ये क्वेश्चन आ भी चुका है। और इसमें जो मतभेद है वो किस कारण से वो मैं बता देता हूं। कंपनी अधिनियम 2013 ये कहता है कि जब शेयर इशू किए जाएंगे तो एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% होना चाहिए या जो केंद्र सरकार तय कर दे, और केंद्र सरकार जो तय करेगी वो भी 5% से कम तय नहीं करेगी। तो केंद्र सरकार ने तय कर दिया 25%। तो ये जो 25% है ये इन दोनों कंडीशन को पूरा कर लेता है कि जो कंपनी रूल्स के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कहा कि 25% कम से कम आएगी राशि। जब 25% कम से कम आएगी तो ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट 2013 का जो बेस अमाउंट है 5%, उससे ये ज़्यादा ही रहेगी। और 5% से कम तो सरकार भी तय नहीं कर सकती है, 5 से ऊपर ही उसको करना था तय, तो उसने 25 कर दिया। अब कुछ लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि चूंकि कंपनी अधिनियम 2013 में ये सरकार को अधिकार दिया गया था केंद्र सरकार को कि वो तय कर सकती है मिनिमम अमाउंट, लेकिन वो मिनिमम अमाउंट 5% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो लोग इसको भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ही मान लेते हैं 25%। नेक्स्ट, एक संपत्ति 5 लाख रुपए में खरीदी गई तथा 1 लाख रुपए का भुगतान सुपुर्दगी पर कर दिया गया। 5 लाख की खरीदी संपत्ति, 1 लाख की सुपुर्दगी पेमेंट कर दी एडवांस में। 4 लाख रुपए के वित्त स्वीकार किए गए, मतलब 4 लाख रुपए के बिल स्वीकार कर लिए गए, बिल एक्सेप्ट कर लिए गए, बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज किया गया 4 लाख रुपए का। आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो इसमें सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, संपत्ति 4 लाख से बढ़ जाएगी और दायित्व भी 4 लाख से बढ़ जाएंगे। उसका कारण ये है कि हमने संपत्ति 5 लाख की खरीदी, 1 लाख नकद पेमेंट कर दी। तो जो संपत्ति है, एसेट है, वो 5 लाख की बढ़ी, लेकिन 1 लाख रुपए कैश जाने से बैलेंस शीट में एसेट में से 1 लाख कम हो गई। कुल मिलाकर के एसेट साइड में 4 लाख रुपए बढ़ गए। और लायबिलिटी साइड में क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज हुआ तो इसके 4 लाख के बिल पेमेंट बने, बिल्स पेबल जिसको कहा जाता है बिल्स पेबल, तो वो भी 4 लाख के बने। तो लायबिलिटीज में यानी कि दायित्व में भी 4 लाख बढ़ गए और संपत्ति में भी 4 लाख बढ़ गए। नेक्स्ट, उस अंकेक्षण का नाम बताइए जो प्राय 2 वार्षिक अंकेक्षणों के मध्य किया जाता है। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अंतरिम अंकेक्षण। अंतरिम अंकेक्षण होता है कि एक तो जो फाइनल ऑडिट होता है साल के लास्ट में होता है, अब साल के बीच में भी कभी कभी कुछ कारणों से ऑडिट करा लिया जाता है, तो बीच में जो ऑडिट कराया जाता है उसको इंटरिम ऑडिट या अंतरिम अंकेक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट, मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, जो मांग का नियम है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तु की कीमत और मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम ये कहता है कि वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग उसकी कम हो जाएगी, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी, यानी कि विपरीत संबंध रहता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन डी, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर
होने वाले लाभ को सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि अगर हरण किए गए अंशों को हमने पुनः निर्गमन किया है, यानी कि जो फॉरफिटेड शेयर थे अगर उनको रीइश्यू किया गया है, तो इस पे जो लाभ हो गया है वो एक कैपिटल गेन है, पूंजीगत लाभ है, और इसलिए वो पूंजीगत संचय में जाएगा। तो डी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसलिए ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है, उसकी पहचान करनी है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार करना। भारतीय रिजर्व बैंक आम जनता से ना तो कुछ पैसा उधार लेता है, ना आम जनता की कोई जमा स्वीकार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक में सरकार का, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का लेन देन होता है। इसके अलावा जो बैंक होते हैं उनके लेन देन होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लेन देन होते हैं। रिजर्व बैंक आम पब्लिक से डायरेक्ट कोई डीलिंग नहीं करता है। तो सी इसका सही जवाब है। बाकी नोट निर्गमन करना, साख नियंत्रण करना, विदेशी विनिमय प्रबंध एवं नियंत्रण करना, ये रिजर्व बैंक के कार्य हैं। नेक्स्ट, निर्यातकों को कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान की जाती है इनमें से किसके द्वारा? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, व्यापारिक बैंकों के द्वारा। भारत में जो व्यापारिक बैंक हैं वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं। इसके माध्यम से जो निर्यातक हैं वो भी अपनी वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अंकेक्षण एवं एश्योरेंस प्रमाण, ऑडिटिंग इन एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स AAS 2। कई स्टैंडर्ड हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं AS, वैसे ही ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड होते हैं AAS। कई है संख्या में, मोर देन 30। इसमें से पूछा है कि जो सेकंड वाला है वो किससे संबंधित है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं क्षेत्र से संबंधित है AAS 2। नेक्स्ट, अशोका लिमिटेड ने एक मशीन टाटा एंड सन्स से 1.5 लाख रुपए में खरीदी, यह क्या है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, एक लेन देन। लेन देन का मतलब होता है, एक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस में, यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, बिजनेस में कम से कम जो दो पहलू होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेन देन, लेना भी हुआ, कुछ देना भी हुआ है। तो 1.5 लाख की मशीन खरीदी है, यह एक ट्रांजैक्शन है। घटना एक व्यापक चीज होती है, घटना में जरूरी नहीं है कि बाहर से कोई लेन देन हुआ हो। ऐसी घटना जिसने दो खातों पर इंपैक्ट डाला हो और जिसकी रिकॉर्डिंग बुक्स में होती हो, ऐसी घटना को ही बिजनेस में लेन देन कहा जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट, तलपट प्रदर्शित करता है। जो तलपट है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता। खाता बही जिसको इंग्लिश में लेजर कहते हैं। लेजर में अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, उनके सबके बैलेंस होते हैं। तो अगर तलपट मिल जाता है तो ये माना जाता है कि कोई गणितीय अशुद्धि नहीं है हिसाब किताब में। नेक्स्ट, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास एक उदाहरण है। तो स्थायी संपत्तियों पर ह्रास क्या होता है यह बताना है इसमें। सही जवाब है ऑप्शन बी, आयगत व्यय। अब देखिए, व्यय जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय। पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनको करने से संस्था के पास स्थायी संपत्तियों का निर्माण हो जाता है, और आयगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनसे किसी स्थायी संपत्ति का निर्माण नहीं होता है,
बल्कि वो रोजमर्रा के कार्यों के लिए करने पड़ते हैं। तो स्थायी संपत्तियों पर ह्रास। स्थायी संपत्ति जब खरीदी जाती है तो उस समय तो रहता है वो पूंजीगत व्यय, लेकिन उस पूंजीगत व्यय को धीरे धीरे हर वर्ष के लाभ हानि खाते में धीरे धीरे कम किया जाता है, चार्ज किया जाता है। उस समय उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जो आयगत व्यय होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनका पीरियड शॉर्ट होता है और इसलिए P&L में खर्चे साइड में दिखाए जाते हैं। पूंजीगत व्यय का जो अवधि रहती है, पीरियड रहता है, इम्पैक्ट रहता है, वो बहुत लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए इनको P&L में नहीं दिखाया जाता, बल्कि पूंजीगत व्यय का जो रिजल्ट होता है, जैसे कोई एसेट बढ़ गई तो उसको हम बैलेंस शीट में एसेट में दिखाते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये हर साल लगता है। एक एसेट की पूरी कीमत को विभिन्न वर्षों में हम बांट देते हैं, हर साल जो हिस्से में आता है उसको आयगत व्यय कहते हैं। बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, एक कंपनी ने 20,000 रुपये अपने भवन की रंगाई पर खर्च किए, इसे अभिलेखित किया जाना चाहिए कहाँ पर? कंपनी ने अपने भवन की रंगाई पर खर्च किया है तो इसको कहाँ दिखाया जाएगा यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, आयगत व्यय के रूप में। ये भी एक आयगत व्यय है, यानी कि नॉर्मल जो रंगाई होती है वो मेंटेन करने के लिए की जाती है, उससे एसेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ये भी एक आयगत व्यय है जिसका इम्पैक्ट कम समय तक रहता है, यानी कि हो सकता है आपको फिर अगले साल या उससे अगले साल फिर से रंगाई करानी ही पड़ेगी। ये एक रूटीन खर्चा है, बार बार होता है। नेक्स्ट, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में एक साझेदारी फर्म के समापन होने वाला पूंजी लाभ साझेदारों के बीच बांटा जाता है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की में सही माना है वो है इसका ए, समान अनुपात में, यानी कि इक्वल रेशो में। हालांकि इस पे भी कंफ्यूजन है, सेंटेंस में थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है। विपरीत अनुबंध के अभाव में अगर कोई विपरीत अनुबंध नहीं है तो साझेदारी फर्म के समापन पर होने वाला जो पूंजी लाभ होता है वो बांटा जाएगा लाभ हानि अनुपात में, लाभ हानि का जो भी अनुपात होगा। बट यहाँ पे इन्होंने समान अनुपात माना है, तो संभवतः ये सेंटेंस का मीनिंग जो लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि कोई अनुबंध ही नहीं है लाभ हानि बांटने के बारे में, तब ये समान अनुपात रहता है। जब कोई अनुबंध नहीं रहता है लाभ हानि का तब वो समान अनुपात बना रहता है। ऐसे इन जनरल जैसे स्टेटमेंट दिया है तो उसका सही जवाब मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, लाभ हानि वितरण अनुपात में। बट बोर्ड ने जो अपनी की में माना है वो ए माना है फाइनल आंसर। नेक्स्ट, क्रय पुस्तक को क्या अभिलेखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो क्रय पुस्तक बनती है, क्रिया बही बनती है अकाउंटिंग की बुक्स में, उसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, माल के समस्त उधार क्रय। यानी कि जो क्रय पुस्तक होती है वो माल के क्रय के लिए बनती है और माल का उधार क्रय इसमें दिखाया जाता है, क्योंकि अगर हम नकद खरीदेंगे तो वो माल हो या कोई अन्य चीज हो उसकी एंट्री तो चली जाती है नकद बही में, यानी कि कैश बुक में, और उधार अगर माल खरीदा है तो वो आता है क्रय पुस्तक में, और उधार माल के अलावा अन्य कोई संपत्ति खरीदी है तो ऐसे केस में उस संबंधित संपत्ति खाते को ही खोला जाता है और उसको डेबिट किया जाता है। तो माल के सभी उधार क्रय आएंगे क्रय पुस्तक में। नेक्स्ट, आहरण खाता है। आहरण खाता किस टाइप का खाता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत खाता। देखिए, आहरण जो होता है वो ओनर के द्वारा, मालिक के द्वारा किया जाता है। मालिक जब अपने व्यवसाय में से कोई पैसा निकालता है तो उसको आहरण खाता कहते हैं। जब किसी बिजनेस में आहरण खाता खोला जाएगा तो इसका मतलब है कि यह मालिक का खाता है जिससे मालिक पैसा निकाल रहा है। तो मालिक का खाता है तो मालिक एक व्यक्ति है, इसलिए यह एक व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट, साझेदारी संलेख में वर्णित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए फर्म द्वारा बनाया जाता है क्या? तो साझेदारी संलेख में अगर कोई प्रावधान है उनको क्रियान्वित करने के लिए फर्म अपने यहाँ जो स्पेसिफिक टाइप का अकाउंट बनाती हैं, पार्टनरशिप फर्म खास तौर पे, वो क्या होता है ये पूछा गया है।
गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, लाभ हानि विनियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको आमतौर पे हिंदी में लाभ हानि नियोजन खाता केवल लिखा जाता है, शुद्ध रूप में लाभ हानि नियोजन खाता इसको लिखा जाता है, इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट, विज्ञापन का मूल उद्देश्य है, तो विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या होता है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सभी। विज्ञापन के उद्देश्य ये सभी हैं। विज्ञापन का उद्देश्य होता है जानकारी देना ग्राहकों को, उनको समझाना और उनको याद दिलाना। नेक्स्ट, लेखांकन पुस्तकों में अभिलेखित लेन देनों के प्राधिकार तथा प्रमाणिकता का सत्यापन क्या कहलाता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, प्रमाणन। लेखांकन की जो पुस्तक रहती हैं उसमें जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन रहती हैं, अभिलेखित लेन देन होते हैं, उनका ये चेक करना कि वो प्राधिकृत थे यानी कि अधिकार के अंतर्गत ही थे और क्या उनकी प्रमाणिकता है, इस बात को सत्यापित करना प्रमाणन कहलाता, वाउचिंग कहलाता है। ये ऑडिट का ही एक टाइप रहता है जिसमें ट्रांजैक्शंस का हम वाउचिंग करते हैं, उनकी प्रमाणन करते हैं। इसमें जो ओरिजिनल वाउचर्स होते हैं उनसे मिलान किया जाता है ट्रांजैक्शंस का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इनमें से जो सही कथन नहीं है उसकी पहचान करनी है, यानी कि 3 कथन सही हैं, एक नहीं है, वो आपको पहचानना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है। नहीं, ख्याति काल्पनिक संपत्ति नहीं है, ख्याति एक वास्तविक संपत्ति है, वास्तविक संपत्ति है ख्याति, कोई काल्पनिक संपत्ति नहीं है। काल्पनिक संपत्ति किनको कहते हैं इसके बारे में मैं बता देता हूं। काल्पनिक संपत्ति इंग्लिश में फिक्टिशियस एसेट इनको कहा जाता है। ये वास्तव में संपत्ति होते ही नहीं है, ये खर्चे होते हैं, और खर्चे होते हैं लेकिन किसी कारणवश ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं लिखे गए हैं। टेक्निकल भाषा में बोला जाता है कि दीज एक्सपेंसेस हैव नॉट बीन रिटन ऑफ, मतलब ये खर्चे होने के बावजूद इनको अभी तक बुक्स में से रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है। तो इस तरह का एक्सपेंस, कोई खर्चा अगर राइट ऑफ नहीं हुआ है, बुक्स राइट ऑफ करने का मतलब होता है बुक्स से नहीं हटाया वो, और बुक्स से हटता कैसे है कोई खर्च, जब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाते में खर्चे में दिखा देते हैं तो वो बुक से हट जाता है। अगर नहीं हटा है तो वो खर्च जो है वो बुक्स में बना रहेगा, और खर्च जो होता है वो डेबिट बैलेंस उसका होता है। एसेट अगर कोई होती है तो उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। अगर ये खर्चा राइट ऑफ हो जाता तो P&L अकाउंट में जाकर के ये खत्म हो जाता, बट अगर नहीं खत्म हुआ है, मतलब रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, तो इसका डेबिट बैलेंस बचा रह गया। तो साल के लास्ट में जब बैलेंस शीट बनती है तो जिन भी चीज़ों के बैलेंस बच जाते हैं वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। आमतौर पे एसेट के बैलेंस बचते हैं तो वो एसेट साइड में लिखी जाती है, और लायबिलिटीज के बैलेंस बचते हैं वो लायबिलिटीज साइड में लिखी जाती हैं। अब अगर कोई खर्चा बच गया है और उसका खर्चे का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसको कहाँ लिखा जाएगा। अब डेबिट वाली चीजें तो एसेट में लिखी जाती हैं तो एसेट में लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, बट ये एसेट में लिखने के बावजूद भी हमें पता है कि ये एसेट है ही नहीं, तो इसको काल्पनिक संपत्ति कहा जाता है ऐसे खर्चों को। अब क्या ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है? नहीं, ख्याति कोई काल्पनिक संपत्ति नहीं है, ख्याति एक वास्तविक संपत्ति है, ये कोई खर्च नहीं है। ख्याति तो एक एसेट है, अगर हम कभी पूरे बिजनेस को बेचेंगे तो ये बिक भी जाती है पूरे बिजनेस के साथ, अकेली तो नहीं बिकती। दूसरा, जैसे बाकी एसेट हमारे प्रॉफिट अर्न करवाने में मदद करते हैं, वैसे ही एक बिजनेस की जो ख्याति होती है वो भी लाभ कमाने में मदद करती है। अगर किसी बिजनेस की अच्छी ख्याति है तो उसको ज्यादा लाभ होते हैं। तो ख्याति एक तरह से वास्तविक संपत्ति है, ये कोई काल्पनिक संपत्ति नहीं है। बाकी ख्याति के बारे में सारी बातें सही है, ये अमूर्त संपत्ति है। स्वनिर्मित अगर कोई ख्याति है तो उसको समाप्त किया जाता है, पूंजी खातों के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। AS 26 के अकॉर्डिंग केवल जो खरीदी गई ख्याति है बुक्स में उसी को दिखाया जा सकता है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट, अंकेक्षण अनिवार्य है किसके लिए? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, संयुक्त स्कंद कंपनियों के लिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए। भारत में जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज रहती हैं उनके लिए तो अंकेक्षण ऑडिट अनिवार्य होता है, बाकियों के लिए ऑडिट को अनिवार्य होने के लिए कोई ना कोई अन्य कंडीशन होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से ज़्यादा उनका अगर टर्नओवर हो जाए
या वो सरकार से ग्रांट लेते हो, तो ऐसे केस में उनके अंकेक्षण अनिवार्य होते हैं। लेकिन कंपनी का हर केस में, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, हर केस में उनका ऑडिट कंपलसरी होता है। बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा समीकरण फिशर के द्वारा दिया गया था? तो क्वांटिटी थ्योरी यानी कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिया गया है फिशर के द्वारा, इरविंग फिशर के द्वारा। कौन सा फॉर्मूला उससे रिलेटेड है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पीटी इक्वल्स टू एम बी प्लस एम डैश बी डैश डेविएशन। तो इसमें इसके द्वारा फिशर ये बताते हैं तो मुद्रा का अगर परिमाण बढ़ता है, यानी कि मनी की क्वांटिटी अगर बढ़ती है इकोनॉमी में, तो वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती, कीमत बढ़ती है, जिससे जो मुद्रा की अपनी कीमत है वो गिर जाती है। बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, जब कोई उपभोक्ता वाई वस्तु की कुछ इकाइयों को छोड़ते हुए एक्स वस्तु की कुछ इकाइयों में वृद्धि करता है और फिर भी उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती है, तो सीमांत प्रतिस्थापन दर की गणना निम्न द्वारा की जाएगी। सीमांत प्रतिस्थापन की दर के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यह बताना है। दरअसल इसमें सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है अलग अलग कॉम्बिनेशन से। एक कॉम्बिनेशन में एक वस्तु की कुछ इकाइयों को घटा दिया जाता है, दूसरी को बढ़ा दिया जाता है। अगर उस कॉम्बिनेशन को चेंज करें तो उनमें कमी वृद्धि करके फिर से उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसे केस में जिस वस्तु को हम छोड़ते हैं और दूसरी वस्तु को बढ़ाते हैं, तो जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो किससे कैलकुलेट होती है? गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, वाई वस्तु में परिवर्तन अपॉन एक्स वस्तु में परिवर्तन। नेक्स्ट, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक तकनीकों में निम्न तकनीक को शामिल नहीं किया जाता है। साख नियंत्रण यानी कि क्रेडिट कंट्रोल जो आरबीआई करता है, उसमें ये पूछ रहे हैं कि परिमाणात्मक तकनीकों में कौन सी नहीं है। बाकी तीन परिमाणात्मक हैं, एक नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, साख की सीमा का निर्धारण। ये आता है गुणात्मक में और बाकी तीनों आते हैं परिमाणात्मक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लेखांकन परिपाटी नहीं है? इनमें से कौन सी एक लेखांकन की परिपाटी नहीं है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, उपार्जन लेखांकन की परिपाटी। दरअसल उपार्जन लेखांकन ये लेखांकन का एक बेस है, या तो नकद आधार पे लेखांकन होती है या उपार्जन के आधार पे लेखांकन होती है। बाकी जो तीनों हैं ये लेखांकन की परिपाटी यानी कि ये अकाउंटिंग की कन्वेंशंस के तहत आती है। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए किसके? जो प्रमाणक होते हैं, वाउचर होते हैं अकाउंटिंग में, हर एक पे किसके साइन होना जरूरी है ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, उत्तरदायी अधिकारी के। हर एक ऑफिस में इस काम के लिए किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को अधिकृत किया जाता है, उसका पदनाम कोई भी हो सकता है, तो जो वो उत्तरदायी अधिकारी होगा उसी के हस्ताक्षर इस पे होने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट, पुरानी मशीन की खरीद पर की गई मरम्मत खाते में डेबिट की गई, यह त्रुटि है किस प्रकार की? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ये एक सैद्धांतिक त्रुटि है। दरअसल सैद्धांतिक त्रुटि ऐसी त्रुटि को कहा जाता है जिसमें किसी अकाउंटेंट से या जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे अकाउंटिंग के सिद्धांत की कम जानकारी होने की वजह से कोई गलती होती है, तो वो सैद्धांतिक त्रुटि कहलाती है। अब जब कोई पुरानी मशीन खरीदी जाए, आमतौर पर पुरानी मशीन ऐसी होती है कि जिनमें थोड़ी बहुत मरम्मत की जरूरत रहती है, उस पर मरम्मत कराई और संस्था में यूज किया गया उस एसेट को। तो चूंकि पुरानी मशीन खरीदी गई है, ये संस्था के पास पहले से नहीं है, ये संस्था ने खरीदी गई है। अब हम चाहे पुरानी मशीन खरीदें या नई मशीन खरीदें,
और उस पे अगर उस समय हम कोई काम कराते हैं तो ऐसे सारे खर्चे उस एसेट की कीमत में ही जुड़ जाते हैं और उस एसेट को ही वो डेबिट होने थे। अगर हमने 50,000 की पुरानी मशीन खरीदी, 2,000 खर्च कर दिए उसकी मरम्मत पर, 52,000 की हो गई। अब वो हमारे लिए एसेट, हम एसेट में ही डेबिट 52,000 करेंगे, मरम्मत खाते में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो ये एक सैद्धांतिक त्रुटि है। नेक्स्ट, एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़ाने पर हुआ खर्च कहलाता है। अब सिनेमा हॉल है, हमने उसकी बैठने की क्षमता बढ़ाई है, कैपेसिटी बढ़ाई है। अब तक 100 लोग बैठते थे, अब उसमें 150 लोग बैठ जाएंगे। तो एक तरह से हमने एसेट की क्षमता को ही बढ़ा दिया, एसेट को ही बढ़ा दिया। तो ये कैसा खर्च है? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यह एक पूंजीगत व्यय है, कैपिटल खर्च है। नेक्स्ट, उपपट्टे की दशा में पट्टादाता द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क क्रेडिट किया जाता है। तो उपपट्टा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पट्टे पर कोई एसेट प्राप्त करता है और उस एसेट के कुछ हिस्से को या उस पूरी एसेट को वो आगे किसी अन्य व्यक्ति को फिर से पट्टे पर दे देता है। तो ये जो पर्सन है जिसने ए से, मान लो ए से बी ने पट्टे पर ली थी कोई वस्तु, तो उस समय ए पट्टादाता था मुख्य तौर पे, और बी ने आगे ये उप पट्टे पर दे दी। तो अब बी इस सी के लिए पट्टादाता हो गया। बी पट्टे की राशि प्राप्त करेगा सी से और बी पट्टे की राशि देगा ए को। यहां पे पूछा गया है कि उप पट्टे की दशा में पट्टादाता, तो ये उप पट्टा जब हो रहा है, ये उप पट्टा है, सब लीज। यहां पे जो पट्टादाता वो ये है, इसके द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क, तो ये रॉयल्टी देगा इसको सी बी को। ये जो अधिकार शुल्क यानी कि रॉयल्टी इसको मिलेगी, उसको ये कहाँ क्रेडिट करेगा, कहाँ दिखाएगा? तो ये अमाउंट इसके लिए इनकम है, आमदनी है। तो बी इसको अपने यहां दिखाएगा ऑप्शन डी, प्राप्य अधिकार शुल्क खाते में, क्योंकि ये अधिकार शुल्क इसको प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट, अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी में अंतर कहलाता है। इन दोनों का जो अंतर है उसको क्या कहते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अयाचित पूंजी। दरअसल सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होती है, ये वो कैपिटल होती है जितने के लिए शेयर होल्डर्स ने कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजी। कंपनी ने 10 लाख रुपए की कैपिटल लोगों से मांगी, यानी कि इशू करी। लोगों ने एप्लीकेशन भेजी 9 लाख रुपए की कैपिटल की, मतलब 1 लाख शेयर मान लो 10-10 रुपए के थे, 10 लाख के हो गए। लेकिन इन्होंने, कंपनी ने तो शेयर इशू करे थे 1 लाख, 1 लाख शेयर, 10 रुपए का एक शेयर था। लेकिन लोगों ने जो एप्लीकेशन भेजी वो केवल 90,000 शेयर्स की भेजी, 90,000 की। लोग जो खरीदना चाह रहे हैं वो 90,000 शेयर खरीदना चाह रहे हैं। तो 90,000 10 रुपए के रेट से 9 लाख यहाँ पे कैपिटल हो गई, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये कह रहे हैं याचित पूंजी। याचित होती है जितने की कंपनी ने पैसे मंगाए। मान लो कंपनी ने अभी इस 9 लाख में से टोटल 90,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी, इस तरह 9 लाख हो गई। अब इस 9 लाख में से, इस 9 लाख रुपए की कैपिटल में से कंपनी ने, सपोज करिए अभी तक केवल 5 लाख रुपए मंगाए, तो ये 5 लाख रुपए जो है ये याचित पूंजी है, यानी कि जो कंपनी ने मांग ली है पूंजी। बाकी जो बची हुई है उसको अयाचित पूंजी कहेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, लाभानी खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले देनदारों का प्रावधान की गणना हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? लाभानी खाते में हस्तांतरित करना है देनदारों पर प्रावधान, डेटर्स पे प्रोविजन। देनदारों पर प्रावधान क्या होता है? देनदार वो लोग होते हैं जिनको संस्था ने उधार माल बेचा हुआ है। संस्था को लगता है कि अब जब हम अकाउंट बना रहे हैं, अभी तक तो ये हमारे देनदार हैं, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर इनमें से कुछ देनदार पैसा ना दे, पैसा डूब जाए,
किसी को डिस्काउंट देनी पड़ जाए। तो चूंकि ये सेल इस साल की और ये सेल इनकम इस साल में दर्ज हो चुकी है, तो ये जो डेटर है अगर अगली साल मना करेंगे तो इस लॉस का खर्चा हमें अगले साल पता चलेगा, जो कि मैचिंग कॉन्सेप्ट का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक एस्टीमेट लगाते हैं पिछले तजुर्बे के आधार पर, और उसमें देखते हैं कि इसमें से कितने डेटर्स ऐसे हैं जिनकी संभावना है कि इतना पैसा डूब सकता है। ऐसी संभावना का पता लगा करके उसको कहते हैं प्रोविजन डेटर्स पे, देनदारों पर प्रावधान। इसी साल खर्चा मान लिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि उसकी गणना कैसे करते हैं कि कितना अमाउंट भेजा जाएगा लाभानी खाते में, तो कौन सा सूत्र सही है इसके बारे में। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। एक तो अशोधन, यानी कि जो बैड डेट्स हैं जिनका हमें पता है कि ये तो डूब गए अभी से, तो एक तो ये खर्च हो गया। नए अशोधन, कुछ और नया पता चला कि ये भी डूब गए, जब हम कैलकुलेशन फाइनल करने बैठे तो ये भी खर्च हो गया, ये भी P&L में जाएगा, मतलब खर्चा माना जाएगा P&L में। फिर नया प्रावधान, यानी कि हमें कुछ लग रहा है कि भी 5% जो अब डेटर्स बचे हैं इन पे भी 5% की तो आशंका डूब सकता है, तो वो नया प्रावधान कहलाएगा। मान लो 10,000 के पहले से डूब चुके थे ऋण, 2,000 के और डूब गए, 12 हो गए, और मान लीजिए 1,000 का नया प्रावधान कर रहे हैं कि भाई 1,000 की और संभावनाएं डूब सकते हैं, तो 10 और 2 12 और 13,000 हो गए। अब लेस करेंगे इसमें से पुराना प्रावधान, ये क्या है और क्यों लेस करेंगे। जब हमने पिछले साल भी कोई प्रावधान बनाया होगा, मान लो वो प्रावधान जो बनाया था उसमें से कुछ पैसे हमारे बचे हुए हैं अभी भी। सपोज करिए 500 रुपये का पिछला प्रावधान था, तो जो पिछला प्रावधान था मतलब पिछले P&L में से हमने इस नाम पे 500 बचा के रखे हुए थे जो आज तक रखे हुए हैं। तो चूंकि ये पैसे बच गए तो इनको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, तो जो पुराना प्रावधान है वो घटा दिया जाता है। इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि करंट ईयर के प्रॉफिट में हम कितना लॉस इस चीज का दिखा रहे हैं। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारी लिखित रूप में दी जाती है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन कहते ही इस चीज को है जहां पे हर चीज औपचारिक तरीके से होती है। औपचारिक मतलब प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीका मतलब नियम, कर्तव्य, जिम्मेदारी सब लिखित रूप में होती है। आमतौर पे यहाँ पे हर चीज लिखित रूप में चलती है, औपचारिक संगठन कहते हैं ऐसी व्यवस्था को। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है, देखिए विश्व जनसंख्या में जब ही एग्जाम हुआ था उस समय भारत का स्थान दूसरा था, तो 20 का सही जवाब था। 2022 तक तो भारत का जनसंख्या में स्थान दूसरा था, चीन का पहला था। लेकिन 22 के बाद अब भारत की जो जनसंख्या है वो चीन से भी ज्यादा हो चुकी है। और करंट पॉपुलेशन अगर देखें, ये मैंने 8 दिसंबर 2024 का डाटा लिया। 8 दिसंबर 2024 संडे को एक कैलकुलेशन के लिए एक एस्टिमेशन चलती रहती है हमेशा यूएन की यूएन की वेबसाइट पे, यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट। तो उस पे जो जनसंख्या आ रही थी वो कुल जनसंख्या वहां पे आ रही थी 1,45,66,12,141। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि 1,45 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या हो चुकी है, जो चाइना से भी ज्यादा है। तो आज की डेट में अगर ये पूछा जाए तो पहला स्थान है। नेक्स्ट, हाथॉर्न परीक्षण किए गए थे। हाथॉर्न परीक्षण किसने किए थे यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जॉर्ज एल्टन मेयो। इनके साथ थे एक दूसरे फ्रिज रोथलिसबर्गर। नेक्स्ट, नकद बिक्री का प्रमाणन करते समय निम्न में से किसे संबंधित प्रमाणक नहीं माना जाता है। जब वाउचिंग किया जाता है, प्रमाणन किया जाता है, तो दरअसल हर एक चीज का वाउचर देखा जाता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि हम नकद बिक्री जो कैश सेल है उसकी हम वाउचिंग कर रहे हैं, तो नकद बिक्री से संबंधित जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट,
उनको प्रमाणक माना जा सकता है। तो कौन ऐसा है जो इससे रिलेटेड प्रमाणक नहीं है, इस चीज की पहचान करनी है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, विक्रय बही। अब चूंकि हम नकद बिक्री का प्रमाणन कर रहे हैं और विक्रय बही जो होती है इसमें केवल उधार बिक्री रहती है, तो इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। बाकी कैश मीमो, विक्रेता की संक्षिप्ति, रोकड़िए का सारांश, इन सब में हमें कैश सेल की डिटेल मिल सकती है। तो ये ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, किस्त भुगतान पद्धति की दशा में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो किस्त भुगतान पद्धति की यहाँ पे बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है इसमें वो है ऑप्शन बी, किस्त भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को अपना माल वापस लेने का अधिकार होता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, इसलिए यही सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि किस्त भुगतान पद्धति की दशा में अगर किस्त का भुगतान नहीं होता है तो विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि विक्रेता जो किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए कोर्ट में केस कर सकता है। माल वापस लेने का जो अधिकार होता है वो किराया क्रय पद्धति में होता है, किस्त भुगतान में नहीं होता है। किस्त भुगतान पद्धति से संबंधित बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है कि क्रय मूल्य का भुगतान किस्तों में किया जाता है, क्रेता अपनी पुस्तकों में संपत्ति खाता, विक्रेता का खाता और ब्याज उचंत खाता बनाता है। सुपुर्दगी प्राप्त करने के बाद क्रेता को कभी भी संपत्ति को बेचने का अधिकार होता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, रेपो दर से तात्पर्य है। तो रेपो दर क्या होती है, बैंक के संदर्भ में होती है। आप बताएं कौन सा इसका सही जवाब हो सकता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। यह वो दर होती है जिस पर व्यापारिक बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। आमतौर पर रेपो दर जो होती है इस पे अल्पकालीन उधार बैंक भारतीय बैंक से लेते हैं और बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लंबी अवधि का जो उधार लेते हैं वो बैंक दर पर लेते हैं, उसको बैंक रेट कहते हैं। ये रेपो रेट है। नेक्स्ट, तो ये इसका ए सही जवाब। नेक्स्ट है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में यह मान लिया जाता है। जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है उससे संबंधित जो मान्यता है उसके बारे में बताना है कौन सी सही है। तो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं। तो क्योंकि उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं और बाकी जो साधन होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, वो परिवर्तनशील होते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। क्योंकि जो साधन परिवर्तनशील है उसकी मात्रा परिवर्तित होती रहेगी और जो स्थिर है वो स्थिर रहेगा, उसमें बदलाव होगा नहीं। जब इसमें बदलाव होगा नहीं, ये अगर मान लो 5 है तो ये 5 ही रहेगा, ये 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। यानी कि इनका आपस का जो अनुपात है वो बदलता चला जाएगा हमेशा हर सिचुएशन में। अभी ये 5-5 था, अब 5-10 हो गया, 5-20 हो गया, इसीलिए इसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक डेटा हमें दिया हुआ है, क्लास दी गई है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी कि ये वर्ग है और ये उसकी बारंबारता है। फ्रीक्वेंसी को बारंबारता कहते हैं, क्लास को वर्ग कहते हैं। यदि उपरोक्त श्रेणी का बहुलक 48.6 है तो अज्ञात आवृत्ति क्या होगी। ये एक अज्ञात आवृत्ति है, इसका हमें पता लगाना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा बहुलक का। बहुलक का जो समीकरण है वो लगाना होगा और इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन कर लें और देखें इसका सही जवाब कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास वो होगी जहाँ जिसका मोड जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप देखें इनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 6, 20, 44 क्वेश्चन मार्क, ये तो हमें निकालना ही है, ये 3 है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 44 है। 44 है यानी कि ये मोड की क्लास है। मोड का वर्ग यहाँ पे है 40 से 55। तो अब इसका जो मोड का फॉर्मूला है वो हम पुट करेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू में F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये क्या होते हैं सब, इनको यहाँ पे देखते हैं, मोड क्लास है। मोड क्लास में ये जो हमको दिख रहा है यहाँ पे
ये मॉडल क्लास है, ये एल है, इसकी लोअर वैल्यू है 40। आई यानी कि इंटरवल कितना है इसमें, तो ये 15 है। F0 यानी कि जो इससे पहले की फ्रीक्वेंसी है, F1 जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, और F2 जो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी है, अगले वर्ग की फ्रीक्वेंसी है। ये हमें वैल्यू यहाँ पे पता चल गई, इनको पुट कर देंगे। अब इनको पुट कैसे करेंगे मॉडल क्लास में, आई बराबर 40 हमने देखी, इंटरवल 15 था, F1 44 था, F0 20 था, और F2 हमको निकालना था। तो मोड हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोड यहाँ पे बताया हुआ है कि 48.6 है। इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, मोड बराबर 48.6 बराबर, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं सबकी यहाँ पे। जो लोअर लिमिट है वो 40 थी, प्लस F1 कितना था, फ्रीक्वेंसी 44 थी मॉडल क्लास की। उसके बाद उससे मॉडल क्लास से जो पहले वाली क्लास थी उसकी फ्रीक्वेंसी 0 यानी कि वो 20 थी, अपॉन करेंगे 2 इन 2 में जो F1 था 44 माइनस जो F0 था 20 और माइनस जो F2 था, F2 हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, और इनटू H यानी कि ये इंटरवल है। दरअसल यहाँ पे H या कहीं कहीं इसको I यूज करते हैं, वो एक ही बात है, आप इसको H माने या I माने, इंटरवल के लिए है यूज। तो वो 15 था, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। अब इन सारी वैल्यूज हम निकालेंगे तो इनको कैलकुलेट करते चले जाएंगे आपस में। जब इन सबको कैलकुलेट कर ले जाएंगे तो अल्टीमेटली जो F2 है उसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी हमारे पास। F2 की वैल्यू आ जाएगी 26.14 यानी कि 26। इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं, पॉज करके देख लें। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं 43 मूल लेखांकन समीकरण आधारित है। जो ओरिजिनल लेखांकन समीकरण वो आधारित है किस पर, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, द्विपहलू अवधारणा। द्विपहलू यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन में दो पहलू होते हैं, इसी को सत्य सिद्ध करता है मूल लेखांकन समीकरण। नेक्स्ट, कोई मद तब सार्थक मानी जाती है जब यह, किसी मद को सार्थक कब मानते हैं यह बताना है। महत्वपूर्ण कब मानते हैं, मटेरियल कब मानते हैं। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जब उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो। अगर वो उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब वो एक मटेरियल, वो एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, पट्टेदार द्वारा लघु कार्य की राशि को वसूल किए जाने की दशा में पट्टादाता डेबिट करता है किसको। तो पट्टेदार द्वारा जब लघु कार्य की राशि वसूली जाएगी यानी कि शॉर्ट वर्किंग जब आ जाता है रॉयल्टी के केस में, तो जो पट्टादाता है वो अपने यहाँ किसको डेबिट करेगा यह पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अधिकार शुल्क संचिति खाता, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। ये रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट क्या होता है, पट्टेदार कौन होता है, पट्टादाता कौन होता है। पट्टादाता वो होता है जो अपनी एसेट को पट्टे पे देता है, किराए पे देता है। पट्टेदार वो होता है जो किराए पे लेता है। और जब पट्टेदार को कोई एसेट पट्टे पे मिलती है पट्टादाता की तरफ से, तो होता क्या है कि वो आमतौर पर जो पट्टे की राशि रहती है, जो रॉयल्टी रहती है, वो सामान जो है निकाला जा रहा है या उसकी जो सेल हो रही है उस पर आधारित होती है, उसकी संख्या पे। तो पट्टादाता कहता है कि अगर मान लो किसी साल तुमने किसी कारण से कम निकाला तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, तो मुझे एक मिनिमम राशि तय कर दो कि भाई इतनी तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। अब उन्होंने तय कर दिया, तो जब सामान उसने निकाला तो जो राशि बनी वो 10,000 बनी, और मिनिमम इसने तय कर रखी थी 15,000। तो मिनिमम रेंट जो था वो 15,000 तय था, और जो कैलकुलेशन करी सामान निकालने के हिसाब से तो पट्टा यानी कि रॉयल्टी की राशि बैठ रही थी 10,000। तो ये कहेगा कि भाई मुझे तो मेरे 15 चाहिए। तो ये 5,000 रुपये को कहा जाएगा शॉर्ट वर्किंग यानी कि लघु कार्य, मतलब काम कम हुआ, इसलिए एक तरह से पट्टेदार को 5,000 का एक बेवजह का बर्डन पड़ गया। अब ये पट्टादाता इसको डेबिट करता है कौन से अकाउंट में, कौन से अकाउंट में दिखाता है यह बताना है। चाहिए डेबिट करता कब है पहले इसको भी जान लेते हैं। यहाँ तक की कहानी तो हमने देखी कि 5,000 रुपये एडवांस दे दिए, मतलब इसको एक्स्ट्रा मिल गए। तो अब ये क्या कहता है कि जो पट्टेदार है वो कहता है कि साहब इससे तो मुझे हानि हो जाएगी, मेरा लॉस हो जाएगा। मान लो मजबूरी में मेरा कम सामान निकला तो मुझे तो बेवजह ज्यादा देने पड़ गए। तो पट्टादाता इसको कहता है कि अगले साल तुम ज्यादा काम कर लेना,
जब तुम ज़्यादा काम कर लोगे और जब बहुत ज़्यादा रॉयल्टी बन जाएगी तो ऐसे केस में मैं अगली जब ज़्यादा रॉयल्टी होगी तो मैं 5,000 तुम्हारे ये उसमें से कम कर दूंगा, तब तुम कम दे देना। यानी कि जिन वर्षों में, अभी तो ये शॉर्ट वर्किंग थी, वो कहता है जिन वर्षों में आप ज़्यादा काम कर लो, एक्स्ट्रा वर्किंग कर लो, ये शॉर्ट वर्किंग थी, वो एक्स्ट्रा वर्किंग जब हो जाए और जब पट्टे की राशि रॉयल्टी की राशि कैलकुलेट करके वो 20,000, 25,000, 30,000 हो जाए तो वो कहेगा कि उस समय पे क्योंकि मेरी सफिशियंट इनकम हो जाएगी तो तुम अपने ये जो शॉर्ट वर्किंग के पैसे 5,000 रुपये ये अभी बनाए रखो, मेंटेन करे रखो, उस समय इसमें से आप काट लें। तो ऐसे केस में जो पट्टादाता है वो डेबिट किसे करेगा? पट्टेदाता को जो पहले पैसे ज्यादा मिल चुके थे उस समय इसने ये एक अलग अकाउंट में रख दिए थे ये पैसे, जिसको कहा जाता है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। अब जब वो पैसा वसूल कर लेगा पट्टेदार कि भाई मेरा ज्यादा काम हो गया, मैंने इस बार ज्यादा रॉयल्टी बन रही है तुम्हारी, पिछला 5,000 में काट ले रहा हूं जो मैंने पहले अब शॉर्ट वर्किंग की वजह से आपको ज्यादा दे दिया था अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो पैसा जब कटेगा तो ये अकाउंट यहाँ पे अब डेबिट हो जाएगा, जो बना हुआ अकाउंट था वो उसमें से ये पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, फ्रैंको बीजिक में सम्मिलित है क्या? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, फ्रैंको बीजक में क्रेता के घर तक माल पहुंचाने की कुल लागत। दरअसल फ्रैंको इनवॉइस जो होता है, फ्रैंको बीजक जो होता है, उसमें फ्री डिलीवरी का प्रावधान होता है कि आप सामान खरीदोगे तो इनवॉइस में हमारा जो रेट है सामान का, वो रेट इस हिसाब से है कि आपके घर तक ये सामान फ्री में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में कौन सा सही है ये बताना है। जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, साझेदारों के पूंजी खाते में। साझेदारों के पूंजी खाते पर जो ब्याज लगेगा तो आमतौर पे ब्याज नकद में नहीं दिया जाता है, जो ब्याज बनता है वो साझेदारों के पूंजी खातों में जोड़ दिया जाता है, साझेदारों की पूंजी बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले नकद लेन देनों को दिखाया जाता है किसमें? गैर व्यापारिक का मतलब यहाँ पे अलाभकारी संस्थाओं से है, क्योंकि इंग्लिश में नॉन ट्रेडिंग एनपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है। दरअसल गैर व्यापारिक संस्थाओं में दिए जाने वाले नकद लेन देन, तो जो वो नकद लेन देन करते हैं वो कौन से खाते में दिखते हैं यह बताना है। तो इस काम के लिए स्पेसिफिकली इनमें जो अकाउंट बनता है उसको कहा जाता है रिसीप्शन पेमेंट, यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये सही जवाब है। नेक्स्ट, ए तथा ब एक फर्म में साझेदार हैं, लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। स एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करता है। 6,000 की राशि ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में नकद लेकर आता है। यहाँ ए और ब के मध्य ख्याति के प्रीमियम का बंटवारा होगा यदि नया अनुपात 5:3:2 हो तो देखिए जो नया साझेदार ख्याति लाता है वो पुराने साझेदारों को मिलती है और पुराने साझेदारों को वो उनके त्याग अनुपात में मिलती है, तो उनका त्याग अनुपात निकालना है। हमें नया अनुपात दे रखा है, ये पुराना अनुपात है, तो इससे सबसे पहले हमें इसमें निकालना होगा उनका सैक्रिफाइस रेशियो। जो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये जो दे रखा है ये न्यू है, ये ओल्ड है, हम ओल्ड में से न्यू घटाएंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा 3:2 में से, यानी कि 3/5 में से घटाएंगे हम 5/10। यहाँ पे कैलकुलेशन कर भी रखी है इन्होंने, तो 3/10 5 - 5/10 घटाने के लिए डेनोमिनेटर बराबर कर लिया जाता है। 3/5 को हम 6/10 भी लिख सकते हैं, 2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे। अब 6/10 में से 5/10, 6/10 में से 5/10 घटाएंगे तो 1/10 आ जाएगा। ऐसे ही इसका घटाएंगे, इसका जो ओल्ड है वो 2/5 है, तो 2/5 में से घटाएंगे यहाँ पे इसका जो न्यू है वो 3/10 है, तो इसका सैक्रिफाइस आ जाएगा। अब 2/5 का नीचे डेनोमिनेटर 10 करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा, तो 4/10 माइनस 3/10 ये भी 1/10 आ जाएगा। तो इस तरह जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो 1/10 1/10 इक्वल आ गया, बराबर आ गया। तो जब बराबर आ गया तो जो 6,000 रुपये की राशि है ये दोनों को ही बराबर मिलेगी, यानी कि 3-3,000 भी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, दबाव अथवा भय पर आधारित अभिप्रेरण कहलाता है। दबाव या भय पर आधारित अभिप्रेरण को क्या कहेंगे? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इसको ऋणात्मक अभिप्रेरण कहते हैं, जो भय के आधार पे नेगेटिव मोटिवेशन कहलाएगा। नेक्स्ट, पदों के विचरण का माप होता है।
तो जो पद होते हैं उनके विचरण के माप को क्या कहते हैं यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको कहते हैं अपकरण यानी कि डिस्पर्सन। पदों का विचरण मतलब कितना विचरण है, मतलब कितनी दूरी है, तो जो दूरी है उसको अपकरण का माप कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की योग्यता कहलाती है क्या। तो जो मानवीय इच्छाएं उनको मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन अगर हम कर दें तो इस चीज को क्या कहते हैं। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, विक्रय कला। मतलब ये दरअसल हिंदी में जो सेंटेंस है वो ठीक नहीं है, इंग्लिश वाला ठीक है। यहाँ पे मानवीय जो आवश्यकताएं होती हैं उनको हम मानवीय इच्छाओं में परिवर्तन करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको विक्रय कला कहते हैं। इसको ऐसे समझे, जो मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, मानवीय आवश्यकताएं जो होती हैं वो नेचुरल रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे मान लो हमको प्यास लगी, तो प्यास जो है ये हमारी एक मानव की आवश्यकता है कि अब हमें कुछ पीना होगा। अब हम पियेंगे क्या, पानी पियेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे, जूस पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, क्या पियेंगे, तो ये इच्छा पे डिपेंड करता है। और ये अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है और इसमें बदलाव हो सकता है। यहीं पे जो मार्केटिंग है वो खेल करती है, जो सेल्समैनशिप है। तो जो एडवर्टीजमेंट देखी होगा हमने, जो सेल्समैन होते हैं वो इस हिसाब से लोगों को समझाते हैं कि ये बहुत बेहतर चीज है अगर आप इसको यूज करोगे तो यही कहलाती है सेल्समैनशिप, विक्रीय कला इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य ऐसा है जो व्यापारिक कार्यालय नहीं करता है, बाकी तीन को करता है, एक को नहीं करता है। जिसको नहीं करता है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसकी पहचान करेंगे, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, निर्णय, डिसीजन मेकिंग। ये व्यापारिक कार्यालय का काम नहीं होता है। जो डिसीजन मेकिंग है वो टॉप मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट का काम है। कार्यालय जो काम करता है, व्यापारिक कार्यालय, पत्र प्राप्त करना, सूचना प्रदान करना, नस्तीकरण प्रणठांकन करना। नेक्स्ट, पट्टेदार की पुस्तकों में वसूल नहीं हुई लघु कार्य राशि को हस्तांतरित किया जाता है। अब पट्टेदार की पुस्तकों में कुछ ऐसी राशि है लघु कार्य की, शॉर्ट वर्किंग की, जो अभी तक वसूल नहीं हो पाई है। अब जब वसूल नहीं हुई है तो फाइनली उसको कहाँ भेजेंगे, तो जो वसूल नहीं हुई है उसको लाभ हानि खाते में भेज दिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, लाभ हानि खाते। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक लिपिक रमेश को भुगतान किया गया वेतन इनमें से क्या है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एक नाम मात्र का लेन देन। दरअसल एक नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, सैलरी की पेमेंट करना। नेक्स्ट, बहुत से गैर व्यापी वर्गों के साथ समांक या डेटा को तालिका के रूप में संक्षिप्त एवं प्रस्तुतिकरण संदर्भित है। मतलब ये कहा गया है कि हम जो गैर व्यापी डाटा है, नॉन ओवरलैपिंग डाटा है, उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में उसको दिखाना चाहें, समरी या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाना चाहें, तो उसको कहते क्या है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, आवृत्ति वितरण यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम डेटा की क्लास अलग अलग बनाते हैं और हर एक क्लास में फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति वितरण कहते हैं। नेक्स्ट, संरक्षण शुल्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। सेफ गार्ड ड्यूटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करना। नेक्स्ट, खाता बही एक पुस्तक है। खाता बही एक पुस्तक है, इसमें से कौन सा सही जवाब है वो बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतिम प्रविष्टि की, फाइनल एंट्री की बुक है। मूल प्रविष्टि की बुक होती है जर्नल। नेक्स्ट, मास्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम को तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए। मास्लो की जो आवश्यकता अनुक्रम है उसमें 5 आवश्यकताएं हैं और उनका हमें यहाँ पे क्रम से लगाना है, ये इसमें पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बी डी सी ई। सबसे पहले आती हैं शारीरिक आवश्यकताएं,
इसके बाद जब ये पूरी हो जाती हैं तो सुरक्षात्मक, इसके बाद जब ये पूरी हो जाती हैं तो सामाजिक, इसके बाद जब ये पूरी हो जाती हैं तो आत्मसम्मान, और उसके बाद सबसे लास्ट में आत्म उपलब्धि आवश्यकताएं। नेक्स्ट, कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क की राशि की गणना की जाती है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, विक्रय की गई पुस्तकों के कुल विक्रय मूल्य पर। कॉपीराइट के संदर्भ में कॉपीराइट होता है कि कोई बुक लिखी और उसका कॉपीराइट उसके ऑथर को मिल गया, तो उसको जो रॉयल्टी मिलेगी वो किस आधार पर मिलती है, वो पुस्तकों के कुल विक्रय के आधार पर मिलती है। नेक्स्ट, प्रबंधन का सार क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, समन्वय, इसको समन्वय कहा जाता है। एक नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझेदारों की पूंजी होनी चाहिए किस अनुपात में। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, परस्पर सहमति के अनुपात में, यानी कि जिस अनुपात में सहमत हो जाए सभी साझेदार उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट, सारणी ए के अनुसार अंशों की बकाया राशि पर ब्याज लगाया जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 5%। दरअसल ये पुराना परसेंटेज है, पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग। नया एक्ट जब आया है तो बदल गए हैं। आंसर की में बोर्ड ने जो पुराना सिस्टम था उसके हिसाब से इसको 5% को सही माना था। नया कंपनीज एक्ट 2013 में टेबल एफ है। टेबल एफ लागू होती है उस समय जब किसी कंपनी का अपने कोई जो इंटरनल रूल होते हैं उनमें इस चीज का प्रावधान नहीं होता है, तो टेबल एफ के रूल वहां पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। और टेबल एफ में अंशों की बकाया राशि पर अगर कोई बकाया राशि रह गई है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 10% चार्ज कर सकती है, और अगर एडवांस आ गया है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 12% पे कर सकती है। तो नया जो एक्ट का प्रावधान है वो 10 और 12 का है। पुराने एक्ट में प्रावधान था बकाया राशि के लिए 5% और एडवांस के लिए 6%। नेक्स्ट, क्राया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता व विक्रेता के मध्य संबंध होता है किस प्रकार का। तो क्रय क्रय पद्धति में जो संबंध रहता है क्रेता और विक्रेता में, वो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता का, बेलर और बेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णयन प्रक्रिया है एक, जो डिसीजन प्रोसेस है वो इनमें से क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रविधि। ये एक प्रोसेस मतलब प्रक्रिया सही वर्ड है, यहाँ पे ये ट्रांसलेशन की वजह से अलग दिख रहा है। प्रक्रिया, जो निर्णयन है वो एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, एक स्थायी संपत्ति का सकल पुस्तक मूल्य है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक लागत। दरअसल स्थायी संपत्ति का सकल पुस्तक मूल्य, सकल का मतलब है कि उसमें अभी डेप्रिसिएशन शामिल है, मतलब डेप्रिसिएशन घटा ही नहीं है। जब डेप्रिसिएशन नहीं घटा है तो इसका मतलब ये उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है, जितने पे उसको खरीदा गया था, प्राप्त किया गया था, बनाया गया था। जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसका मतलब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मतलब पास्ट में जो कॉस्ट देनी पड़ी थी, तो ये एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कही जाएगी, सकल पुस्तक मूल्य। जब उसमें से डेप्रिसिएशन घट जाएगा तो वो जो बचता है मूल्य वो पुस्तक मूल्य कहलाता है केवल, या उसको रिटर्न डाउन प्राइस कहते हैं, घटा हुआ मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में वितरण से तात्पर्य है। अर्थशास्त्र में वितरण का मतलब क्या है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, उत्पत्ति के साधनों के मध्य आय का बंटवारा, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये उत्पत्ति के साधन हैं, और इनको जो वितरण होता है लाभ, लगान, ब्याज, मजदूरी के तौर पे, उसको हम कहते हैं कि ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु नहीं किया जा सकता है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, समामेलन से पूर्व का लाभ। ये एक कैपिटल गेन होते हैं और कैपिटलिज्म में चले जाते हैं, इनका अधिकार नहीं कर सकते हैं, इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं प्रेफरेंशियल, उनको अगर हम शोधन करना चाहते हैं, उनकी रीपेमेंट करना चाहते हैं, तो उनकी रीपेमेंट दो ही तरीके से हो सकती है, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट हो सकती है
या आउट ऑफ फ्रेश इशू हो सकती है, नए शेयर इशू कर दे वहां से दे सकते हैं, या प्रॉफिट भी वो जो अवेलेबल होता है डिविडेंड के लिए, लाभ बांटने के लिए। तो बीमा कोष, बीमा के खर्चे घटाने के बाद अगर कोई कोष बच जाता है तो वो डिविडेंड के बांटने लायक रहता है। ऐसे ही कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में पैसा बच गया है लायबिलिटी को देने के बाद, तो वो भी यूज हो सकता है, और सामान्य संचय का यूज हो सकता है, इन तीनों का हो सकता है। और जो ऑप्शन डी है इसका नहीं कर सकते, तो इसका सही जवाब। जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है, तो जहाजी बिल्टी निर्गत करने का काम कौन करता है? इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जहाजी कंपनी के द्वारा। जहाजी कंपनी जो कप्तान की रसीद देख करके जहाजी बिल्टी तैयार कर देती है, इशू कर देती है। किसने कहा? ये किसने कहा है कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं शामिल होती हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है, सर्वग्राह्यता प्राप्त है। तो गिवन ऑप्शंस पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, एली। नेक्स्ट, प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है, तो जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसका प्राथमिक कार्य कौन सा माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य माना जाता है। तकनीकी कौशल सबसे अधिक आवश्यक होता है इनमें से किसके लिए? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के लिए। प्रथम पंक्ति के प्रबंधक या फर्स्ट लाइन मैनेजर, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, उनको कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं ये उनको देखते हैं। उत्पादन प्रबंधक अगर यहाँ पे और कुछ नहीं होता तो हो सकता था, लेकिन प्रथम पंक्ति के अंतर्गत ही ऐसे प्रबंधक आ जाते हैं जो उत्पादन से संबंधित रहते हैं, एम्प्लॉयज के ऊपर डायरेक्ट रिलेट करते हैं। मैनेजमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर यानी कि लोअर लेवल, देन मिडिल लेवल, देन टॉप लेवल में क्लासिफिकेशन है, तो ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को क्रेडिट किया जाता है, यानी कि अगर पुनर्मूल्यांकन से कोई लाभ होता है तो अवकाश ग्रहण के समय वो लाभ किस किस को दिया जाता है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में उनके पूंजी खातों में सभी साझेदारों में बांट दिया जाता है, क्योंकि ये पुराना लाभ है तो पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा। अपकरण के माप के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्या? इनमें से अपकरण के माप के लिए सांख्यिकी में किसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, यह पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की मांग बेलोचदार है तो उसकी कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु के उपभोक्ताओं का कुल व्यय क्या होगा? मतलब इसमें पूछा गया है कि अगर किसी वस्तु की मांग बेलोचदार है, मतलब मांग में किसी वस्तु की में कोई परिवर्तन उसके प्राइस की वजह से नहीं आता है, तब बेलोचदार कहा जाएगा। कीमत बढ़े घटे उस पर मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी कीमत में वृद्धि हो रही है और उससे उपभोक्ताओं का कुल खर्च बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए, बढ़ता हुआ। कारण क्या है कि मांग तो बेलोचदार है तो मांग में तो परिवर्तन आएगा नहीं। अब वस्तु की कीमत बढ़ी तो लोग खरीदेंगे उतना ही जितना पहले खरीद रहे थे, बढ़ी हुई कीमत पे खरीदेंगे तो कुल व्यय जो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट, रोज नामचे में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है। रोज नामचा यानी कि जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ये पूछा गया है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, दैनिक आधार पे यानी कि डेली बेसिस पे उसमें रिकॉर्डिंग होती है रोजनामचे में, इसीलिए इसको रोजनामचा कहा ही जाता है। दरअसल रोजनामचा हिंदी में बोलते हैं तो रोज का मतलब प्रतिदिन, और इंग्लिश में भी जो जर्नल वर्ड होता है, इंग्लिश में जो जर्नल वर्ड होता है ये भी फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। फ्रेंच वर्ड JOUR, फ्रेंच वर्ड JOUR, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है फ्रेंच में इसकी, तो इस वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब भी वहां पे डे होता है यानी कि दिन। नेक्स्ट, समायोजनों में दिया गया है कि लेखांकन वर्ष के दौरान व्यापारी द्वारा ₹5,000 का माल नमूने के रूप में मुफ्त वितरित किया गया है। मतलब एडजस्टमेंट में दे रखा है कि अकाउंटिंग ईयर के दौरान व्यापारी ने 5,000 का माल मुफ्त में वितरित कर दिया फ्री स्पेसिमेन के तौर पे। अंतिम खाते तैयार करते समय इसे दिखाया जाएगा, तो अंतिम खाते तैयार करते समय इसको कहां पे दिखाया जाएगा ये पूछा गया है। गिवन ऑप्शंस में
सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते दोनों में। अब चूंकि 5,000 का माल जो बिजनेस के पास था वो कम हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना ही पड़ेगा, परचेज अकाउंट में से कम करके। जो परचेज किया हुआ सामान है वो कम हो गया तो आमतौर पर परचेज में से कम करेंगे, और इसको लाभ हानि खाते में भी दिखाया जाएगा क्योंकि ये खर्च हो गया है, ये ट्रेडिंग का खर्चा नहीं होकर के एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ये P&L अकाउंट में भी दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर किया जाता है? मतलब वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें शुल्क का, अधिकार शुल्क यानी कि रॉयल्टी का जो भुगतान है वो आमतौर पे सेल के आधार पर किया जाता है, वो इनमें से कौन से टाइप का अनुबंध है ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मुद्रण अधिकार यानी कि कॉपीराइट। जो बुक सेलर होते हैं, जो बुक के पब्लिशर होते हैं, वो बुक के राइटर को सेल के आधार पे पेमेंट करते हैं रॉयल्टी की। नेक्स्ट, किसी कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, संचालक मंडल। आंतरिक अंकेक्षक कंपनी के स्वयं के द्वारा अपने स्वयं के पर्पज के उद्देश्यों के लिए किया जाता है ताकि इंटरनल लेवल पे भी ऑडिट अपने आप चलता रहे, अकाउंट सही बनते रहे। नेक्स्ट, रणनीतिक नियोजन किया जाता है। रणनीतिक नियोजन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसके द्वारा की जाती है ये पूछा गया है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्च स्तरीय प्रबंधन के द्वारा। तो आमतौर पर पूरी संस्था की जो स्ट्रेटेजी बनती है, स्ट्रेटेजी जो होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, मेजर प्लान होता है, तो वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके द्वारा किया जाता है। खुदरा रोकड़ पुस्तक का शेष प्रदर्शित करता है। जो पेटी कैश बुक होती है उसका बैलेंस इनमें से किस चीज को दिखाता है यह पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, संपत्ति। खुदरा रोकड़ पुस्तक में जो बैलेंस होगा वो कैश ही होता है बचा हुआ, तो वो एक संपत्ति है। नेक्स्ट है, बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, तो बैंक दर वो रेट होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ऐसे बैंक जो आम पब्लिक को उधार देते हैं और आम पब्लिक से जमा स्वीकार करते हैं, तो ऐसे बैंक जिस पर, इसमें दरअसल ये बताना किससे उधार लेते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। बैंक दर वो दर है जिसपे वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए उधार लेते हैं। नेक्स्ट, खाता बही एक ऐसी लेखा पुस्तिका है जिसमें, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यह बताना है, किस टाइप की वो पुस्तिका है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सभी वास्तविक, व्यक्तिगत और नाम मात्र खाते खोले जाते हैं। खाता बही ऐसी लेखा पुस्तिका है जिसमें हर चीज का एक खाता होता है, हर आइटम का, चाहे वो एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है, हर चीज का खाता उसमें मिलेगा। तो वास्तविक हो, व्यक्तिगत हो, नाम मात्र हो, सब खोले जाते हैं। नेक्स्ट, अंश आवंटन खाता है इनमें से किस टाइप का खाता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत खाता। देखिए, व्यक्तिगत खाता चाहे अंश आवंटन हो, शेयर एप्लीकेशन हो, शेयर अलॉटमेंट हो, शेयर फर्स्ट कॉल हो, शेयर फाइनल कॉल हो, ये सब व्यक्तिगत खाते होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप अंश अलॉटमेंट करते हैं, जब कोई कंपनी अंश अलॉट करती है तो वो एक एंट्री करती है, और एंट्री करती है वो कि शेयर अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट को डेबिट करती है, और टू शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट जब डेबिट करती है तो वो पैसा मांगती है, ड्यू करती है। किससे पैसा मांगती है? वो उन लोगों से पैसा मांगती है जिन्होंने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया था। तो इसका मतलब ये उन पर्सन्स को अपने यहां पे अपना डेटर बना देती है कि भाई तुम पे हमारा उधार है इतना पैसा। तो जब उन पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है ये अकाउंट, इसलिए यह एक पर्सनल अकाउंट होता है, अंश आवंटन खाता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्रय पद्धति की विशेषता नहीं है? क्राया क्रय पद्धति की विशेषता इनमें से जो नहीं है उसको पहचानना है। तीन उसकी विशेषता है, एक नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है। ये ठीक नहीं है क्योंकि क्राय क्रय पद्धति का नाम ही इसलिए क्राय क्रय होता है क्योंकि इस पे जो पर्सन खरीदता है सामान, जब तक वो सारी किस्त नहीं देता है तब तक ये माना जाता है कि वो एसेट उसने किराए पे ले रखी है, और जो वो किस्त भर रहा है वो उस किराए का मतलब वो उसका किराया है एसेट का। जब सारा पेमेंट हो जाएगा, सारी किस्त हो जाती है, तब उसको स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, तब वो उसका मालिक बनता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। मूल्य का भुगतान किस्तों में होता है,
कब्जा तुरंत मिल जाता है, लेकिन मालिकाना हक बाद में मिलता है। चूक होने पर विक्रेता माल वापस ले सकता है, ये भी सही बात है, क्योंकि ये तो किराए पे दिया हुआ माल है, अगर वो किस्त नहीं भरेगा तो वापस ले लिया जाएगा। नेक्स्ट, आर एवं एस साझेदार हैं जो 5:3 में लाभ बांटते हैं। टी नए साझेदार के रूप में शामिल होता है, जिसको आर अपने हिस्से का 1/4 और एस अपने हिस्से का 2/5 देते हैं। तो आर एस टी का नया लाभानी अनुपात क्या होगा? इनका नया लाभानी अनुपात हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि आर कितना दे रहा है, एस कितना दे रहा है। वो जितना दे रहे हैं उतना उनके पुराने शेयर्स में से कम कर दिया जाएगा, कम कर देंगे तो इसका रेशियो निकल आएगा। तो इसको हम यहाँ पे समझाते हैं, आप देखें, कैलकुलेट करके देखें कौन सा सही हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन देख लें। मैं इसको नैरेट भी कर देता हूँ कैलकुलेशन को, यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। आर और एस साझेदार है, 5:3 में बांटते हैं, यानी कि आर का जो शेयर है पुराना वो 5/8 है और एस का 3/8 है। टी नया साझेदार है, आर अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, तो अपने हिस्से का 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ हिज शेयर। आर का शेयर 5/8 है, उसका 1/4 हो जाएगा 5/38। तो 5/38 तो ये 32, 5/32 तो ये आर सेक्रीफाइस कर रहा है। एस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? एस का अपना ओल्ड रेशियो 3/8 और अपने हिस्से का एस भी अपने हिस्से का 2/5 दे रहा है, तो 2/5 ऑफ 3/8 ये हो जाएगा 6/40। अब आर का न्यू शेयर निकालेंगे, आर का ओल्ड है 5/8 माइनस कर देंगे जितना सेक्रीफाइस कर रहा है 5/32, तो ये 32 डिनोमिनेटर यहां भी रखेंगे तो 20/32 माइनस 5/32 आ जाएगा 15/32। इसको हम 75/160 भी कह सकते हैं। ऐसे ही एस का न्यू शेयर 3/8 माइनस 6/40 जो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 15/40 माइनस 6/40 इसको बोल सकते हैं, 8 का डिनोमिनेटर 40 के बराबर करने के लिए। अब ये आ जाएगा 9/40 और इसको हम 36/160 कह सकते हैं। टी का न्यू शेयर हो जाएगा 5/32 जो इससे मिल रहा है और 6/40 जो इससे मिल रहा है। इनका टोटल करेंगे तो 32 और 40 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जो आ जाएगा 160। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 24 यानी कि 49/160। अब ये 75, ये 36, ये 49, इनका ये रेशियो निकल आया, यही न्यू रेशियो आ जाएगा तीनों का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 75, 36 बी। ऑलरेडी जो निशान लग रहा है सही ही लग रहा है। एक साझेदारी अस्तित्व में आती है, जो पार्टनरशिप है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आती है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अनुबंध के द्वारा। साझेदारी हमेशा अनुबंध से आती है, ये अनुबंध लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। न्यूनतम किराया को इस नाम से भी जानते हैं, न्यूनतम का किराया, मिनिमम रेट, जो रॉयल्टी के केस में तय किया जाता है सुरक्षित करने के लिए खान के मालिक को, जो संपत्ति का मालिक है उसकी इनकम को सुरक्षा देने के लिए एक मिनिमम किराया तय कर दिया जाता है कि भी इससे कम नहीं होगा। अगर रॉयल्टी किसी वर्ष कम बन रही है तो कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा, ताकि मालिक की इनकम एक न्यूनतम बनी रहे। तो गिवन ऑप्शंस में पूछा है कि इसको इस नाम से भी जानते हैं, तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ये सभी सही है। इसको मृत किराया, स्थायी किराया, सम किराया भी बोला जाता है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है कहलाती है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, आंतरिक रोकथाम। दरअसल इंटरनल चेक कहा जाता है इसको। इंटरनल चेक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे ऑटोमेटिकली कार्य का विभाजन ऐसे होता है तो वो सही तरीके से अपने आप चेक भी चलता रहता है और कर्मचारी आपस में ही एक दूसरे के काम को चेक कर लेते हैं। गिवन नेक्स्ट, संचयी आवर्ती वितरण का वह प्रकार जिसमें वर्गांतर ऊपर से नीचे क्रम में जोड़े जाते हैं वर्गीकृत होती है। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही जवाब है यह बताना है। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति जब बनाते हैं, आवृत्ति को जोड़ते चले जाते हैं, आपस में संचय करते चले जाते हैं, तो इसमें उस प्रकार के बारे में बात हो रही है जिसमें वर्गांतर जो होते हैं, क्लास होते हैं,
उनको ऊपर से नीचे क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये किस टाइप की कहलाती है ये बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, से कम के प्रकार का। यानी कि ऊपर से नीचे जोड़ रहे हैं तो जैसे 100 से कम, 80 से कम, 60 से कम, 50 से कम, इस तरीके से संचय करते हैं आवृत्ति का। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन करना और उनको खातों में वर्गीकृत करना क्या कहलाता है। एक प्रॉपर तरीके से व्यावसायिक लेन देनों का हम रिकॉर्ड करते हैं और उनको खातों में वर्गीकृत करते हैं, तो इसको कहते क्या है इस प्रोसेस को। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पुस्त पालन, बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में तो एनालिसिस भी होता है, बुक कीपिंग, पुस्त पालन यहां तक के काम को कहा जाता है। 28 मार्च हाँ ये हो गया। 28 मार्च 2019 को आग लगने से रुपए 10,000 के मूल्य का रहतिया नष्ट हो गया। आग लग गई और सामान नष्ट हो गया। रहतिया यानी कि स्टॉक। बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार कर लिया, पूरा क्लेम बीमा कंपनी ने कह दिया कि वो पे करेंगे। 31 मार्च 2019 को अंतिम खाते बनाते समय उसे दिखाया जाएगा कहां पे, ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, व्यापारिक खाते और आर्थिक चिट्ठे दोनों में। व्यापारिक खाते में दिखाया जाएगा इसलिए क्योंकि स्टॉक लॉस्ट हो गया है, तो वो व्यापारिक खाते में एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेज में से घटाना पड़ेगा, परचेज किया हुआ सामान खत्म हो गया है। अब दूसरी तरफ क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लिया है कंपनी ने कि कंपनी पे करेगी, जब कंपनी पे करेगी तो ये फर्म का लॉस नहीं हुआ। अब कंपनी पे हमारा उधार हो गया, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमारा अभी उन्होंने एक्सेप्ट करा है, पैसा दिया नहीं है, तो इसका मतलब वो कंपनी हमारे उस समय तक के लिए डेटर बनी रहेगी जब तक वो देगी नहीं। तो आर्थिक चिट्ठे में एसेट साइड में दिखाया जाएगा इस क्लेम को। तो डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हानि का आकलन करना और लाभ जब तक वसूल ना हो जाए उसका लेखाबद्ध न करना, ये किस सिद्धांत का हिस्सा है। तो ये पूछ रहे हैं कि हानि को तो हम एस्टिमेट कर लेंगे लेकिन लाभ को तब तक नहीं मानेंगे, लेखा में नहीं लाएंगे जब तक वो वसूल ना हो जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रूढ़िवादिता। इसको कंजर्वेटिज्म बोलते हैं या प्रूडेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में रूढ़िवादिता बोलते हैं। इसको एक प्लेइंग सेफ भी कहा जाता है कि सुरक्षित खेलिए। मतलब इसका ये है कि भाई आप सुरक्षित रहेंगे कि हानि को तो पहले से ही एस्टिमेट कर लो और लाभ को तब मानो जब वो वास्तव में मिल जाए, तो ये ज्यादा सुरक्षित पहलू है। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लेन देन का एक मूल साक्ष्य है। लेन देन का एक मूल साक्ष्य कौन सा है, यानी कि जो ओरिजिनल साक्ष्य है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, प्रमाणक। इसको प्रमाणक कहते हैं, वाउचर कहते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म असामान्य लाभ अर्जित कर सकती है। जब पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन होता है तो एक फर्म किस सिचुएशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अल्पकाल में। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा केवल अल्पकाल में ही संभव है, क्योंकि जब कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी तो कुछ दिन बाद जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पता चलेगा कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, तो वो भी यही सामान बेचने लगेंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, रेट धीरे धीरे गिरेंगे, तो बहुत लंबे समय तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाए जा सकते हैं। ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें विपरीत प्रविष्टियां होती हैं। ऐसी कौन सी बुक है जिसमें विपरीत प्रविष्टि की जा सकती हैं। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक। 3 खानों वाली का मतलब हो गया जिसमें एक खाना कैश के लिए हो, एक बैंक के लिए हो और एक डिस्काउंट के लिए हो। तो ऐसी पुस्तक में कैश और बैंक दोनों कॉलम आ गए। जब कैश और बैंक दोनों कॉलम है तो ऐसे ट्रांजैक्शन जब बैंक से पैसा निकलेगा तो बैंक कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, या बैंक में जमा होगा तो कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। यानी कि कैश बुक के दोनों साइड में एंट्री करनी पड़ेगी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो इसी को कॉन्ट्रा एंट्री या विपरीत प्रविष्टि कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी के वित्त का स्रोत नहीं है। कंपनी की वित्त व्यवस्था करनी होती है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं, इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है यह पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, स्थायी संपत्ति। देखिए, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसकी फाइनेंसिंग को दिखाती है, और फाइनेंसिंग को दिखाती है तो एक साइड कंपनी की होती है एसेट, दूसरी साइड लायबिलिटी होती है।
एसेट जो होती है वो तो दिखाती है फाइनेंस के यूज को, एप्लीकेशन ऑफ फंड को, और जो लायबिलिटी साइड होती है ये सोर्सेज को दिखाती है। तो समतांश पूंजी, पूर्वाधिकारांश पूंजी, ऋण पत्र, ये सब सोर्स है कि फंड आया कहाँ से। स्थायी संपत्ति सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है पैसे का, बल्कि ये उसका यूज है कि पैसा यूज कहाँ पे हुआ। नेक्स्ट, एक कंपनी ने ₹10 वाले 100 समतांशों को, जिन पर ₹4 की अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया गया था, उसको जब्त कर लिया। इन अंशों को कंपनी न्यूनतम कितने रुपए प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित कर सकती है। क्योंकि गिवन ऑप्शंस में उन्होंने पूछा क्या है, इस पर ध्यान देना है और देखो सही जवाब कौन सा है, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो जो सही जवाब है इसमें वो है ऑप्शन बी, ₹4। अब डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों है। एक कंपनी ने ₹10 वाले 100 अंश हैं, चाहे जितने भी अंश हैं, उन पे ₹4 की अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। मतलब कंपनी को ₹4 की फाइनल कॉल नहीं मिली, यानी कि ₹6 मिल चुके थे क्योंकि ₹10 का शेयर था। अंतिम याचना नहीं मिली है, मतलब सारा पैसा मांगा भी गया है। तो ₹4 नहीं मिले, इसका मतलब इससे पहले ₹6 कंपनी को मिल चुके होंगे, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, जब भी मिले ₹6 मिल चुके हैं। कंपनी ने जब्त कर लिया। जब्त करने का मतलब होता है कि जो मिल चुका होता है कंपनी को, ये ₹6 जब्त कर लिया, शेयर कैंसिल कर दिया। तो ये जो ₹6 हैं ये कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है उस समय जब कंपनी फॉरफिट करती है। प्रॉफिट ये एक कैपिटल गेन टाइप का होता है, पूंजीगत लाभ। अब है इन अंशों को कंपनी कितने रुपए प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित कर सकती है, ये पूछ रहे हैं। वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि कितने रुपए प्रति अंश तक कंपनी इनको रीइश्यू कर सकती है। अब रीइश्यू के मामले में एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है, नियम होता है कि जब कंपनी रीइश्यू करेगी तो उसके कम पैसे पे भी कर सकती है, ज्यादा पे भी कर सकती है। तो ज्यादा पे तो कर ही सकती है, सम पे भी कर सकती है। कम पे अगर करेगी तो कितने कम पे करेगी, ये है मेन बात। तो ऐसे केस में चूंकि इस पे कंपनी ₹6 ऑलरेडी कमा चुकी है इस शेयर पे, तो एक कंपनी रीइश्यू के समय ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट रीइश्यू पे केवल उतना दे सकती है जितना उसने उस शेयर पे फॉरफिट कर रखा था। तो ज्यादा से ज्यादा ₹6 का डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी कि कम से कम ₹4 हर हाल में मंगाने ही होंगे। तो ₹4 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक फर्म के समापन पर न लिखी गई संपत्ति से वसूल की गई राशि को दिखाया जाता है कहां पे। जब कोई फर्म समाप्त होती है, तो जब समाप्त हो रही है तो सारे खाते उसके बंद होते हैं, कोई नया खाता खुल नहीं सकता है। तो ऐसी एसेट चाहे वो लिखी है और चाहे नहीं लिखी है, अगर उनसे कोई भी वसूली होती है तो जो पैसा आता है वो रियलाइजेशन यानी कि वसूली खाते में दिखाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार का एक प्रारूप नहीं है। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्तरीय बड़े लेवल पे फुटकर व्यापार रिटेल ट्रेड का एक रूप नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, किराना भंडार। किराना भंडार जो प्रोविजन स्टोर होते हैं, इनका बहुत बड़ा स्तर नहीं होता है, ये छोटे स्तर के ही रहते हैं, बहुत बड़े दीर्घ स्तरीय नहीं होते। लेकिन विभागीय भंडार, सुपर बाजार, श्रृंखलाबद्ध दुकानें, ये फुटकर व्यापार तो है लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर होता है, दीर्घ स्तरीय होता है। तो डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां डैश समाप्त होता है। तो अंकेक्षण कब प्रारंभ होता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, लेखांकन। लेखांकन समाप्त होते ही अंकेक्षण प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, लेखांकन समीकरण संपत्ति बराबर दायित्व जमा स्वामित्व कोष प्रदर्शित होता है। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इसको प्रदर्शित करता है अपने आप में, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, आर्थिक चिट्ठे द्वारा, बैलेंस शीट के द्वारा। बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाई जाती हैं एक तरफ, दूसरी तरफ दायित्व और स्वामित्व कोष यानी कि लायबिलिटीज और इक्विटीज दूसरी तरफ दिखाई जाती हैं। तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट, माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है किस रूप में। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ज्यामितीय रूप में, ज्योमेट्रिकली। यानी कि माल्थस कहते हैं कि किसी देश की जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, बहुत तेज गति से बढ़ती है। नेक्स्ट, ग्रेशम का नियम स्पष्ट करता है कि, अब ग्रेशम एक अर्थशास्त्री हैं और इनका जो नियम है, ग्रेशम का जो महत्वपूर्ण नियम है वो क्या है, इनमें से यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। दरअसल ये है क्या, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कैसे करती है।
कि हम स्वयं इसको देख सकते हैं कि मार्केट में मान लो कुछ ऐसे नोट हैं जो अच्छे हैं, नए हैं, कुछ ऐसी मुद्रा है जो पुरानी है, खराब जैसे हो गए नोट। तो लोग क्या करते हैं, जब उनके पास पैसे आते हैं तो वो जो अच्छी मुद्रा है उसको रख लेते हैं बचा के कि इसको घर में रख लेंगे, बाद में कभी काम आ जाएगा, अच्छी लगती है रखने में। और जो मुद्रा थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है उसको लोग पहले खर्च करते हैं। तो इसका मतलब जब बुरी मुद्रा इकट्ठे होने लगती है मार्केट में तो बुरी को लोग बाहर यूज करते हैं, अच्छे नोट को घर रख लेते हैं, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यहाँ पे बुरी मुद्रा से केवल जो नोट की खराब कंडीशन हो जाती है, सिक्के पहले होते थे तो सिक्के थोड़े से खराब हो जाते थे, भद्दे हो जाते थे, मिट जाता था उनसे। और अभी करेंसी के नोट की बात करेंगे तो वो खराब हो जाते हैं, कट जाते हैं, फट जाते हैं थोड़े बहुत, उन पे लिख देते हैं कोई लोग, गंदगी निशान लग जाता है, कलर लग जाता है। यहाँ पे बुरी मुद्रा का मतलब नकली मुद्रा से बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, कौन सी प्राथमिक समंक एकत्रित करने की विधि नहीं है? तो इसमें कुछ विधि हैं जो प्राथमिक डेटा इकट्ठा करने की हैं, एक नहीं है उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन। तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इसमें डेटा कलेक्ट नहीं होता है, बाकी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, प्रगणकों द्वारा अनुसूची भरना, ये सब प्राथमिक डाटा इकट्ठा करने की विधि है। नेक्स्ट, एक साझेदारी फर्म में एक साझेदार की मिस्टर एक्स प्रत्येक माह के अंत में 2000 रुपये विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं हर माह के लास्ट में। ब्याज की दर 5% है, तो वर्ष के अंत में ब्याज की राशि क्या होगी? यहाँ पे हमें बताना है साल के लास्ट में जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हालांकि एक क्लैरिटी नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है क्वेश्चन। इसमें एक समस्या क्या है कि ब्याज की दर 5% दी है इन्होंने, पर एनम नहीं लगाया है। तो अगर पर एनम नहीं लगाएंगे तो एक कंफ्यूजन हो सकती है, और होती है कंफ्यूजन सोल्व करने वाले को, कि 2000 रुपये हर महीने निकालते हैं तो 12 महीने में 24,000 हो गए। अगर पर एनम इग्नोर करना है तो 24,000 का 5% जो है वो 1200 हो जाएगा। बट जो बोर्ड ने माना है वो पर एनम के हिसाब से इसको माना है, और जब पर एनम अज्यूम करेंगे तो उस केस में इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका तरीका होगा कि 24,000 रुपये टोटल अमाउंट है, 24,000 रुपये टोटल अमाउंट है, और 5% पर एनम का अगर रेट है तो 5/100 यहाँ पे लिखा जाएगा, 5/100। और ये कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में ब्याज की राशि क्या होगी। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये एक्स प्रत्येक माह के अंत में निकालते हैं, तो जब महीने के अंत में निकालते हैं तो एक एवरेज पीरियड का हमें ब्याज लगाना पड़ेगा अगर इसको पर एनम माना जाए। तो पर एनम इसलिए भी मान लेना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन का पूछने का जो लहजा है वो यही बता रहा है कि पर एनम निकालना पड़ेगा। इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि वो माह के अंत में निकाल रहे हैं। तो जब अगर अब यहाँ पे एक तरीका होता है एवरेज रेट निकालने का, कि अगर वो महीने के बीच में निकालता है, हर महीने के बीच में, तब तो 6 महीने का एवरेज ब्याज बन जाएगा। अगर वो हर महीने के शुरू में निकालेगा तब वो 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। अगर वो हर महीने के लास्ट में निकालेगा तो 5.5 का। अब उसका भी एक तरीका है कि 5.5 कैसे निकलता है। वो 5.5 ऐसे निकल जाता है कि अगर वो हर महीने के, मान लो 12 महीने होते हैं और वो हर महीने के क्या है लास्ट में निकालता है, तो पहले महीने के लास्ट में जब उसने पहली बार निकाला तो अगर हम हर एक महीने के पे अलग अलग ब्याज लगाएं तो कैसे लगेगा? पहले महीने के लास्ट पे जो पैसा निकाला है उसने तो उस पर लगेगा 11 महीने का ब्याज, क्योंकि एक महीना निकल गया। और लास्ट महीने के लास्ट में जो पैसा निकाला है, लास्ट महीने का भी लास्ट, तो वो तो अंतिम दिन है, उस पर तो एक भी दिन नहीं बना तो ब्याज लगेगा ही नहीं। यानी कि 11 + 0 हो गया। अगर हम इसको और डिवाइड कर देते हैं 2 से तो ये आ जाएगा कितना? 5.5 आ जाएगा। अब ये किसी के मन में ये हो सकता है कि ये 2 ही क्यों लिए? ये इसलिए लिए क्योंकि ये जो सीरीज है ये एकदम इक्वल डिस्टेंस पे है। इसको मैं और अगर एलाबोरेट करें बिल्कुल एकदम क्लियर कट, तो कैसा होगा कि पहले महीने के लास्ट वाले पे लगेगा कितने का? 11 महीने का। दूसरे महीने के लास्ट वाले पे लगेगा 10 महीने का। तीसरे महीने के लास्ट वाले पे लगेगा 9 महीने का। और फिर नेक्स्ट महीने के लास्ट वाले पे लगेगा 8 महीने का। ऐसे ही है 8, 7, 6, 5, 4, 1, 0 तक पहुंच जाएगा। और फिर उसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि ये टोटल कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। इनको हम 11 से 12 हो जाएंगे, 12 बार पैसा निकाला है, ये 12 हो जाएंगे। जब 12 हो जाएंगे तो 12 से आप डिवाइड करके देखना वो इतना ही आ जाएगा। तो ये एक तरीका होता है एवरेज रेट जानने का। एवरेज रेट का लगा देंगे 5.5/12 कर देंगे, और ये पॉइंट के लिए 0 इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो बिल्कुल एकदम अच्छा है, कैलकुलेशन किया है करेक्ट। और उस हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 550। सी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट,
ऋण पत्रों के लिए शोधन कोष खाते में प्रति वर्ष राशि हस्तांतरित की जाती है। तो ऋण पत्रों के लिए, डिबेंचर्स के लिए, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करने के लिए शोधन कोष खाते में, रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में हर वर्ष राशि हस्तांतरित करते कहां से हैं, ये पूछा है इसमें। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अतिरेक यानी कि सरप्लस से। देखिए सरप्लस क्यों यहां पे बोला है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के लिए जो हम फंड का अरेंज करते हैं वो अगर प्रॉफिट होगा तो ही किया जाएगा, यानी कि सरप्लस होने पे ही, अगर प्रॉफिट बचेगा तो ही किया जाएगा, इसलिए डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है। तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होती है, बिजनेस के केस में अगर बात करेंगे तो ये पार्टनरशिप के केस में होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं। तो खाते की जो शेष राशि होती है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते की रिजर्व, यानी कि उन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट बनाया, उसमें बाद में कोई शेष राशि बच गई तो उसका यूज क्या होगा ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी साझेदारों के व्यक्तिगत खातों में, हर एक साझेदार के यहाँ पे अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे पर्सनल का मतलब उनके कैपिटल अकाउंट्स में पर्सनली उनको दे दिया जाएगा, उनकी कैपिटल बढ़ा दी जाएंगी। नेक्स्ट, किसी व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की व्यवस्थित जांच को कहा जाता है। तो किसी व्यवसाय की पुस्तकों की और उसके रिकॉर्ड्स की जब प्रॉपर तरीके से जांच करते हैं तो उसको कहते क्या, ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, अंकेक्षण, इसको ऑडिट कहा जाता है। ये पुस्तकों की बात हो रही है। नेक्स्ट है, प्रबंध की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई। तो प्रबंध की एक परिभाषा है, काफी महत्वपूर्ण है, फेमस है। प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। ये किस थिंकर की डेफिनेशन है ये बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, एफ.डब्ल्यू. टेलर की ये परिभाषा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के संबंध में ये परिभाषा है उनकी। नेक्स्ट, वे प्रतिष्ठान जो पूर्ण रूप से केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित और नियंत्रित होते हैं जाने जाते हैं किस रूप में। तो ऐसे संस्थान जो पूरी तरह से केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा प्रबंधित नियंत्रित होते हैं उनको क्या कहते हैं। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, सार्वजनिक उपक्रमों के रूप में, पब्लिक एंटरप्राइजेज, इनको पब्लिक एंटरप्राइजेज कहते हैं। यहां पे बात हो रही है पूर्ण रूप से केंद्र अथवा राज्य द्वारा स्वामित्व। देखिए सरकारी कंपनी जो होती है वो पूर्ण रूप से सरकार की नहीं होती है। सरकारी कंपनी का तो ये कंडीशन है कि अगर उसमें 51% शेयर भी सरकार अगर खरीद ले या इससे ज्यादा तो वो सरकारी कंपनी कहलाई जाएगी। लेकिन जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं ये पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, तलपट में दर्शाया गया अंतिम रहतिया आर्थिक चिट्ठे में अभिलेखित किया जाता है। तो सही बात है कि अगर तलपट में जो स्टॉक दे रखा है, तलपट में स्टॉक दे रखा है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसको बैलेंस शीट में दिखाया ही जाएगा, आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। हालांकि जो अंतिम रहती है वो तलपट में हो या बाहर हो वो बैलेंस शीट में दिखेगा ही दिखेगा। तो बी इसका सही जवाब है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जैसे आयकर एक व्यापारिक व्यय है, नहीं, आयकर कोई व्यापारिक व्यय नहीं है, ये ट्रेड से रिलेटेड खर्चा नहीं है, ये इनकम पे लगता है। और इन केस ऑफ ए पर्सनल बिजनेस ये उसका पर्सनल खर्चा माना जाता है व्यवसायी का। पूर्वदत्त व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। पूर्वदत्त व्यय या अदत्त व्यय कोई भी हो, प्रीपेड हो या आउटस्टैंडिंग हो, ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हमने व्यय पहले ही दे दिया है या जिसको देना बाकी है, यानी कि उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता नहीं होते बल्कि ये एक व्यक्तिगत खाते होते हैं। तो तीसरा, ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को आय के रूप में लाभानी खाते में क्रेडिट किया जाता है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ग्राहक से अगर एडवांस मिल गया है तो एडवांस का मतलब है अभी हमने वो अर्न नहीं किया है, तो जो एडवांस है वो हमारे ऊपर लायबिलिटी है। जब तक हम उसका बदले में जो भी हमें सेवा देनी है, वस्तु देनी है, दे नहीं देंगे तब तक वो हमारे लिए लायबिलिटी है। नेक्स्ट, आश्रित शाखा कर सकती है, यहाँ पे डिपेंडेंट आश्रित शाखा है, ये आश्रित शाखा कर सकती है इनमें से क्या। तो गिवन ऑप्शंस में देखिए कौन सा सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन सी, नकद एवं उधार विक्रय दोनों ही कर सकती है। नेक्स्ट,
जो आश्रित शाखा होती है उसको अपने अकाउंट बनाने की अलग से जरूरत नहीं होती है, वो सारी डिटेल उधार हो नकद हो बिक्री सारी अपनी हेड ब्रांच को भेज देती है, मेन ब्रांच को। नेक्स्ट, प्रमाणक का तात्पर्य है, जो वाउचर या प्रमाणक होते हैं इसका मतलब क्या है इनमें से। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब उपयुक्त सभी, ये सभी प्रमाणक है, वाउचर्स है। नकद रसीद हो, चाहे बीजक हो, चाहे प्रतिपर्ण यानी कि काउंटर फाइल जो होते हैं, यानी कि एक रिसिप्ट का जो हमारे पास बच जाता है काउंटर पेपर, काउंटर फाइल कहलाता है। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, पार्षद सीमा नियम है, तो पार्षद सीमा नियम के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, कंपनी का चार्टर। ये कंपनी के चार्टर की तरह होता है पार्षद सीमा नियम। बाकी ये कंपनी के आंतरिक नियम, ये अंतर नियम होता है, सीमा नियम नहीं होता। संचालक मंडल के लिए दिशा निर्देश भी नहीं होता, पार्षद सीमा नियम तो सबके लिए होता है, बाहर वालों के लिए भी। और कंपनी और संचालक मंडल के मध्य अनुबंध ये भी नहीं होता, तो ये इंटरनल एसोसिएशन हो सकता है, पार्षद सीमा नियम ये नहीं होता। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण किसको माना जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो ऑप्शन है औद्योगिकरण, इसको प्रमुख कारण माना जाता है पर्यावरण प्रदूषण का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रमाप विचलन का सूत्र नहीं है, तो ये 4 हैं और इनमें से 3 ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले हैं, एक्सटेंड करके बन रहे हैं एक दूसरे को ही, एक नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यह स्टैंडर्ड डेविएशन का सूत्र नहीं है, बाकी ये सब स्टैंडर्ड डेविएशन के सूत्र हैं। नेक्स्ट, एकाधिकारी अपने उत्पादन को उस बिंदु पर उत्पन्न करके और बेचकर अपने लाभ को अधिकतम करता है जहां उत्पाद का, ये पूछा है कि एकाधिकारी उत्पादन को कौन से बिंदु पर बेचकर सबसे ज्यादा लाभ करता है अधिकतम, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर हो जाते हैं। सीमांत लागत और सीमांत आगम जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे वहां पे एकाधिकारी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि उससे आगे अगर वो सेल करेगा तो उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, रोज नामचे में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है, तो रोज नामचे में लेन देनों को अभिलेखित किस तरीके से करते हैं ये पूछा है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, काल अनुक्रम के आधार पर, क्रोनोलॉजिकल, डेट वाइज करते हैं, तिथि वाइज करते हैं, इसी को क्रोनोलॉजिकल या कालानुक्रम कहते हैं, समय के आधार पर जो पहले हुई ट्रांजेक्शन वो पहले लिखी जाएगी। नेक्स्ट, रोज नामचे में खाता बही में डेबिट तक क्रेडिट मदों के हस्तांतरण को कहा जाता है, मतलब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब रोज नामचे से खाता बही में डेबिट और क्रेडिट मदों को ट्रांसफर करते हैं। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, खतौनी, इसको हिंदी में खतौनी और इंग्लिश में पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय का एक तत्व नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय का एक तत्व नहीं है यह बताना है। बाकी 3 समन्वय के कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट हैं, एक नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये डायरेक्शन का एक एलिमेंट है। बाकी सहयोग, पारस्परिक समझ, संप्रेषण ये समन्वय के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट, जब जहाज में माल लादा जाता है तो जहाज के समादेशक अधिकारी द्वारा जो रसीद निर्गत की जाती है उसे क्या कहते हैं। जब जहाज में सामान लादते हैं तो जहाज का जो भी अधिकारी होता है वहां पे टॉप मोस्ट अधिकारी वो एक रसीद देता है, उसको कहते क्या यह पूछा है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मेट रसीद, इसको मेट की रसीद, कप्तान की रसीद कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञापन की एक विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी विज्ञापन की विशेषता नहीं है, बाकी 3 विशेषता है विज्ञापन की। तो गिवन ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, व्यक्तिगत। विज्ञापन जो होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता है बल्कि ये मास होता है, एक साथ पब्लिक को दिखता है। बाकी इसकी विशेषता है भुगतान परक विधि है, यानी कि पैसा देकर ही कराएंगे, निश्चित प्रायोजक है, पता होता है कौन करा रहा है, दृश्यमान अथवा मौखिक है, यानी कि या तो दिखेगी या सुनाई देगी। नेक्स्ट है, यदि प्रसरण 144 है तो प्रमाप विचलन क्या होगा। तो गिवन ऑप्शन में देखें सही जवाब इसका कौन सा है, सही जवाब है ऑप्शन बी, 12। दरअसल जो प्रसरण होता है अगर उसका रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, तो इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 144 का, वो आ जाएगा 12। नेक्स्ट और लास्ट, कंपनी का अंकेक्षण समाप्त करने के पश्चात अंकेक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए किसको। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अंशधारियों को। अब वो अंशधारी कोई भी हो सकता है। सही जवाब
डी हुआ। अगर सरकार अंशधारी है तो सरकार को होता है, प्रतिवेदन जाता है। तो ये था यूपी टीजीटी का प्रीवियस पेपर कॉमर्स का हिंदी मीडियम में। अगर आप हिंदी मीडियम में और चाहते हैं तो जरा कमेंट करें, मुझे आइडिया लगे कि हिंदी मीडियम के चाहने वाले कितने हैं। उस हिसाब से बाकी और पेपर्स को भी हम हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।